ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हम किसी चीज़ के बारे में कंसर्न होते हैं। यस, ये ठीक है, होना भी पड़ता है और ये नेचुरल भी है। फिर ये हमारे जो कंसर्न्स हैं ये वरी में बदलने लगते हैं। फिर ये वरी एक लो ग्रेड स्टेट ऑफ वरी में रहने लगती है, एक कंसिस्टेंट सा हमारा स्टेट बन जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी, और एंजाइटी से आगे फिर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और फिर पैनिक अटैक्स। ये एक चेन है जिसमें कि इंसानी नफ्सियात को फंक्शनैलिटी से डिसफंक्शनैलिटी तक ले आती है। और हम जब साइकेट्री के फील्ड में काम करते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बड़े लाइक फाइक ज़बरदस्त बेहतरीन आईक्यू रखने वाले शानदार इंसान जब इसमें स्टक हो जाते हैं तो उनकी कारकर्दगी भी मुतासर होती है और ज़िंदगी का वो मज़ा भी नहीं रहता जो कि आप अपनी ज़िंदगी की बेशुमार नेमतों से आरास्ता होते हुए और लुत्फ़ उठाते हुए ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। इस्माइला, ये जो एंजाइटी है इसका लफ्ज़ तो काफ़ी कॉमन है जी। हम सब इंसान हैं तो हम फिक्रमंद कंसर्न हो सकते हैं। ये सब कुछ कब ऐसे होता है कि ये थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ ये स्टेट बढ़ते बढ़ते फिर एक डिसऑर्डर तक जा पहुंचता है? सर, जैसे आपने कहा ना कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हम सब कंसर्न रखते हैं, परेशानी होती है। ज़रूरी नहीं कि परेशानी ऐसी चीज़ों पे हो जो कि मनफी तसव्वुर की जाती हैं। बहुत सारे हम सब की ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि मुस्बत होते हैं, जैसे पढ़ाई, जैसे शादी, जैसे बच्चे की पैदाइश, ये या जॉब। ये वो सारे कंसर्न्स और स्ट्रेसर्स हैं जो कि पॉजिटिव कंसिडर किए जाते हैं। सही। सो कंसर्न रखना या जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की फ़िक्र रखना, जिस भी फील्ड में आप हैं ठीक, या जिस भी मामले को आप डील कर रहे हैं, ये नेसेसरी है एक्चुअली में। कंसर्न नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि हम कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं बना रहे जी। लेकिन ये कंसर्न जो हमारे होते हैं या हमारी जो फ़िक्रें होती हैं, इसको अगर हम राइट वे में मैनेज नहीं करते तो फिर ये ग्रेजुअली जो आपने स्टेजेस बताई ना कि वो वरीज में और फिर वो एक्सेसिव वरीज और फिर वो एक डिसऑर्डर बन जाती है जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर और फिर जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी को अगर हम पर्टिकुलरली डिस्कस करें तो एंजाइटी समथिंग जो जिसे हम सब फियर फील करते हैं, और फियर का आउट ऑफ प्रोपोर्शन होना यानी खौफ का ज़्यादा हो जाना और बेजा हो जाना, फिर वो हमें डिसऑर्डर कर देता है। सही, सही। कि अगर जैसे एग्ज़ाम्स हैं और बच्चों को इस बारे में कंसर्न है, एंजाइटी है। एंजाइटी मीन्स आने वाले वक्त के बारे में फ़िक्र होना, यानी हमें ये फ़िक्र होती है कि कल क्या होगा और इसके पेश नज़र पर हम अपनी तैयारी करते हैं। बिल्कुल सही। सो अगर एग्ज़ाम्स की एंजाइटी है और ये कंसर्न है कि मैं फेल ना हो जाऊं या मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई। बिल्कुल सही। लेकिन अगर ये मुसलसल रहे और बजाय आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के ये फैसला करें कि मुझे एग्ज़ाम ही नहीं देना, जी सही, तो ये डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। सो एक्चुअली में हमारी परसेप्शन जो है, हमारी डीलिंग जो है, वो रोल प्ले कर रही होती है कि ये इधर हम इस स्ट्रेस को, इस एंजाइटी को या इस कंसर्न से अपनी मैनेजमेंट स्किल को बेहतर करेंगे या हम डिसऑर्डर होकर डिसफंक्शनल हो जाएंगे। राइट। अच्छा, इसका ग्राफ अगर बने, जैसे कि हम सब इंसानों को जब इस तरह के कोई मसाइल होते हैं तो ये फौरी तौर पे आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। जी बिल्कुल। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैंने देखा है कि चूँकि इस बारे में लोगों को अवलन तो खैर अवेयरनेस ही नहीं होती, और दूसरा इंसान फितरतन भी ऐसा है कि ज़्यादा वो इस तरह के मामलात में डिनाइल के फेज में रहता है कि वो कहता है कि कुछ अगर है भी तो वो सोचता है कि शायद ये नहीं है, वहम है, ख्याल है, और समझाने बुझाने और थोड़ी बहुत कोशिश करने पर लगा रहता है। उसकी कोई प्रोफेशनल हेल्प या इवेल्युएशन की तो बात फिर बहुत बाद में आती है। जी। अच्छा, क्या इसका कोई हम ग्राफ बना सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा देख सकते हैं कि जैसे लास्ट 15 डेज में हम कुछ एक्टिविटीज़ को सेट करें और देख लें कि एक चेक लिस्ट बनाकर कि क्या ऐसा हमारे साथ हुआ या बीच बीच में कभी कभी हुआ या तकरीबन हम मुसलसल इस तरह के किसी
स्टेट में रहे, तो क्या ऐसे कोई क्राइटेरियन है जिससे कि परखा जा सके और एक आम इंसान जैसे हमारे जो आम व्यूअर्स हैं उनको ये अंदाजा हो सके कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर किसी से कंसल्ट करने की जरूरत है? सर इसमें बिल्कुल इसका क्राइटेरियन है कि आपकी जब फिक्रें आपकी ओवरऑल लाइफ को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दें, यानी अगर आप हर वक्त एक सोच में या मुख्तलिफ सोचों में परेशानी के आलम में रहते हैं और फिर आपका खाना पीना, आपकी नींद, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात इफ़ेक्ट हो रहे हैं बुरी तरह से, तो फिर तो आपको कंसल्ट करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। जैसे कि ऑफिस वक्त पर पहुंचना, इस बारे में कंसर्न होना बहुत अच्छी बात है, पंक्चुअलिटी की निशानी। बिल्कुल। लेकिन ये तैयारी करते हुए सोचना कि मैं ऑफिस वक्त पर पता नहीं पहुंच पाऊंगा या नहीं, मैं अगर वक्त पर ना पहुंचा तो क्या होगा, और उसके साथ फिर क्या जुड़ी हुई परेशानियां आ जाएंगी। फिर इसी तरह से अगर कोई बीमार है तो उसका ये सोचना कि अगर फिर इलाज ठीक ना हुआ तो क्या बनेगा। शायद कहीं जैसे कई दफ़ा लोगों को यहाँ तक मैंने ख्यालात आते देखा है कि अगर वो सफ़र पर जैसे अगर हवाई जहाज़ में बैठे हैं तो उनके जहन में एक ख्याल ये भी ज़रूर आता है कि कहीं ये क्रैश ही ना हो जाए। सर मैं आपसे दो कॉन्सेप्ट शेयर करती हूँ जिसमें काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। एक होती है जिसको हम ट्रेट एंजाइटी कहते हैं। अच्छा जी। ट्रेट एंजाइटी मतलब वो लोग जो हर वक्त हर मामले में परेशान रहते हैं, ठीक, यानी वो ट्रेट एंजाइटी है। अब चाहे वो कोई भी उनकी ज़िंदगी का काम है, उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, ठीक है, जैसे भी प्लेन की बात आपने की है या और रोज़मर्रा की मामले, तो उनका माइंड एक के बाद एक उनको ऐसे खौफनाक नताइज देकर आते हैं, जैसे ऑफिस लेट ना पहुंच जाऊं, तो ट्रेट एंजाइटी वाले लोग जो हैं वो इस बारे में इतने ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं, ये इतने ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो फिर जॉब ख़त्म होने तक की बात को सोच लेते हैं और फिर आगे जॉब नहीं मिलेगी, घर कैसे चलेगा, और आगे बहुत एक चेन बन जाती है। ठीक। सो जो ट्रेट एंजाइटी मीन्स कि जो हर वक्त हर मामले में परेशानी से ही ऑपरेट करे, परेशानी से ही ऑपरेट करना, और फिर ये सोचना कि उसके बाद परेशानी के बाद भी फिर परेशानी, यानी उनका जो ब्रेन है, उनका माइंड जो है वो इस कदर इन्फ्लुएंस होता है कि वो चाहकर भी मुस्बत चीज़ों को नहीं देख पाते। right. आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो रोशन पहलू नहीं देख पाते, आप उनको जितना मर्जी बताएं, हर चीज़ में वो डार्कनेस को जरा पिक कर लेते हैं। सही। एक है स्टेट एंजाइटी जो हम सब के अंदर होती है। स्टेट एंजाइटी जो कंसर्न्स हैं, जैसे अगर जॉब वाली एग्जांपल को हम लें तो ये एक अच्छा कंसर्न है कि आप पंक्चुअलिटी को मेंटेन करें और टाइम पे जाएं जॉब पे। और अगर इतनी सी फिक्र मेरी मैनेजमेंट को बेहतर बना रही है, मेरी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बना रही है, मैं प्रॉपर टाइम पर अपने ऑफिस पहुंच रही हूँ, तो ये भी ठीक बात है, इससे परफॉर्मेंस बढ़ रही है और ये नेचुरल है। जैसे स्टेज प्रेजेंटेशंस होती हैं, सो स्टेट एंजाइटी हम सबको होती है जब हमने कुछ लोगों के सामने बात करनी होती है, तो थोड़ा सा फिक्र, एप्रीहेंशंस होती हैं, लेकिन वो सेटल हो जाती हैं। बिल्कुल सही। जैसे स्क्रीन पे अपीयर होते हुए आप अपने थोड़ा दुरुस्त करते हैं अपने आप को, जी, बालों को, कपड़ों को, चीजों को आप देखते हैं। जी। अच्छा, ये या तैयारी का जितना भी अमल है। जी बिल्कुल। स्टेट एंजाइटी हम सबको होती है और वो ऐसी चीज है जो हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है और वो ठीक हो जाती है, यानी वो कंटिन्यूसली नहीं रहती है। लेकिन ट्रेट एंजाइटी ये है कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो अगर इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस लाए भी जाएं, रीअश्योरेंस भी दी जाए, लेकिन वो जो ब्रेन है वो उसी एक परेशानी में मुब्तला रहेगा, यानी वो स्टेट ऑफ एंजाइटी में रहेगा, कभी लो कभी हाई। जी ठीक। ज़ैनब, आप इस पे कुछ अपना इनपुट देना चाह रही हैं? जी सर, इसमें बेसिकली जो हमारी एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ना हमारी सोचों का नज़रिया ही बिल्कुल बदल जाता है। लाइक हम बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड रहना शुरू हो जाते हैं अपनी नेगेटिव मनफी थॉट से, मनफी सोचों से। तो उसकी वजह से मतलब हमारा पूरा पर्सपेक्टिव ही चीज़ों को लेकर चेंज हो जाता है। लाइक इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है वरीसम थॉट्स बेसिकली। तो वो हमारी एक लाइफ का, हमारी डेली रूटीन का, हमारे ब्रेन की सोचों का एक प्रॉपर पैटर्न बन जाता है कि इसी बारे में वो सोचते रहते हैं। सही। और सर मैं ये जो आपने कहा ना कि एक सिंपल कंसर्न जो है वो डिसऑर्डर
बन जाता है, तो वो एक्चुअली में हम इतना ज़्यादा उसको एंटरटेन कर रहे होते हैं और ज़्यादातर हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव ही ट्रेन हुआ हुआ होता है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। फ्रॉम द बिगिनिंग हम मनफी चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा नेचुरली पिक करते हैं। हमें सिखाना होता है अपने ब्रेन को कि वो मुस्बत चीज़ों पर भी। ये भी मिसवाला देखने में आता है कि कुछ लोग तो एक रिलैक्स बॉडी स्टेट के अंदर रह ही नहीं पाते जी, बिल्कुल। यानी कि वो उनको अगर आप ये कह दें कि वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एक काम एंड कूल स्टेट के साथ अपनी बॉडी को रख पाए तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मुश्किल होगा। ये जो सर फिजियोलॉजी है ना, जैसे जब एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है या डिफरेंट डायग्नोसिस मिल जाते हैं, पैनिक डिसऑर्डर या जनरलाइज एंजाइटी या फोबियाज, ये सारे एंजाइटी के अंडर आते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स हैं, ओसीडी। सो एक्चुअली में वो फिर ब्रेन का मैटर बन जाता है। राइट। प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है जब आपका माइंड आपकी सुन ले। मिसाल के तौर पर अगर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है और मुझे फिक्र है कि कहीं मैं ब्लैंक ना हो जाऊं या ऑडियंस से कोई क्वेश्चन ऐसा ना आए जिसका आंसर ना दे सकूं, तो वो मेरी तैयारी को इम्प्रूव कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं तैयारी को इम्प्रूव करने की बजाय मेरा ब्रेन ऐसे खदशात और तसल्ली बख्श कोई रिस्पॉन्स नहीं एक्सेप्ट करता, तो फिर वो मेरी फिजियोलॉजी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। यानी एंजाइटी में फिजिकल साइंस क्या होते हैं? ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, स्वेटिंग है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, रेस्टलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, नींद जो एंजाइटी की है वो टूट कर नींद आना है, वेट डिस्टर्ब हो सकता है, वेट डिस्टर्ब होता है, खाना पीना डिस्टर्ब होता है, इरिटेबिलिटी आ जाएगी, यस, फिजिटिंग बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी टांग को शेक करते रहते हैं, तो ये भी एंजाइटी का एक साइन है। ये जो लोग मुख्तलिफ बैठकों में बैठ के हिलते जुलते रहते हैं, जी तो ये भी इसका मतलब है कि इनका भी जरा होना चाहिए इवैल्यूएशन होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में वो फिजियोलॉजी पे जब हावी हो जाती है, जैसे एक सोच ही है और वो जो फिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर बिहेवियर, फिर वो जो फिजियोलॉजी आपको डिस्टर्ब करती है कि दिल की धड़कन तेज, सांस ठीक नहीं आती, पैनिक अटैक में तो सांस बहुत ही ज़्यादा बंद हो जाती है विदाउट एनी फिजिकल रीजन। अच्छा, कई दफा ये भी देखने में आता है कि लोग बैठकर बात नहीं कर पाते और हर थोड़ी देर बाद उठ खड़े होते हैं। जी। या चलना, बात करते हुए फिर उठ खड़े हुए, फिर चलना फिरना शुरू कर दिया, फिर वापस बैठे, फिर उठे। जैसे हमारे पास विलिंग वेज में जब मुख्तलिफ क्लाइंट्स आते हैं तो अपने पेशेंट को डिस्कस करते हुए भी कई दफा लोगों के अंदर इसके फिजिकल सिम्टम्स भी देखने में आते हैं, क्योंकि बीमारी का एक शैडो इफेक्ट तो फैमिलीज पर भी है, फैमिली मेंबर्स पर भी आ रहा होता है, और उनकी तो डेफिनेटली एंजाइटी इस वजह से बढ़ रही होती है ना कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इस तरह की बात। अच्छा, ये तय है कि एंजाइटी जो है वो फ्यूचर के ख्यालात हैं। जी। एंजाइटी फियर का आउट ऑफ प्रोपोर्शन होने और फियर आने वाले वक्त के बारे में, ये पिछले वक्त के बारे में नहीं होता। पिछले वक्त के बारे में जो पछतावे, अफसुर्दगी है, उदासी है, वो डिप्रेशन में फॉल करता है। राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं इस तरफ कि अगर किसी के अंदर ये ट्रेड्स मौजूद है, आपने बड़ा अच्छा बताया कि एक यानी दोनों के अंदर फर्क क्या है, स्टेट एंजाइटी और ट्रेड एंजाइटी। अच्छा, अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या क्या है, और क्या कोई सेल्फ हेल्प में भी कुछ लोग अपनी कुछ रूटीन ऐसी बना सकते हैं कि वो कुछ कोशिश करें कि अपने ऊपर काम करें, या फिर वो बरह रास्त उनको प्रोफेशनल हेल्प पर ही जाना पड़ेगा? सर, ये चीज़ तो डिसाइड करती है कि प्रोफेशनल हेल्प के लिए तो उनको जाना ही पड़ेगा जब उनकी जो डिसफंक्शनैलिटी है, यानी रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो रहे हैं। राइट। तो डेफिनेटली उनको प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना पड़ेगा। एंजाइटी का जो बिहेवियर होता है, जैसे मैंने फिजिकल सिम्टम्स की बात की, तो एंजाइटी के कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं और वो अवॉइडेंस है। अच्छा, ठीक। हाँ, जब भी हमें खौफ और एंशियस थॉट्स ऑक्यूपाई करती हैं तो फिर हमारा डिजायर्ड बिहेवियर ये होता है कि हम ये ना करें। वी वांट टू अवॉइड दैट एक्सपीरियंस, प्लेस, पर्सन, जिससे भी हमें खौफ हो रहा होता है। सो बिहेवियर इसका जो है वो अवॉइडेंस होता है। स्टेट एंजाइटी तो कोई, मैंने जैसे कहा, प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। हम सभी उसमें फॉल करते हैं और उससे निकल आते हैं ना।
और ये नेसेसरी होती है। ये ट्रेट एंजाइटी डेफिनेटली उनको हेल्प की ज़रूरत है। और सेल्फ हेल्प, अगर आप समझते हैं कि लाइफ इतनी डिसफंक्शनल नहीं है लेकिन आप मनफी पहलू ही पहले देखते हैं या रिलैक्स नहीं हो पाते, सो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज अगर हम ऐड करते हैं, एंजाइटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। बिकॉज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को सिखा दें रिलैक्स होना। यानी बॉडी रिलैक्स होगी तो ब्रेन और माइंड आपका जो है वो रिलैक्स स्टेट में आएगा। यानी आप ये काम बॉडी से शुरू कर सकते हैं कि पहले उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज अपनी डेली रूटीन में डालें। आपको बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी जो कि रिलैक्स करती हैं, यानी बॉडी मसल्स को रिलैक्स करती हैं, काम डाउन करती हैं। एक ये भी तरीका होता है कि आप अपनी सोचों पर काम करते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे कि सीबीटी की टेक्निक। जैसे सीबीटी की टेक्निक, सीबीटी की एक टेक्निक है बहुत शानदार जिसको वरी टाइम बोलते हैं। अच्छा। और एंजाइटी के लिए वो बहुत ज़्यादा है कि जब आपको बहुत सारी सोचें हर वक्त घेरे रखें तो आप अपने दिन में कोई एक टाइम या 2 दफ़ा कोई 2 टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा ये जो मुझे सोच आ रही है तो इसको मैं शाम या कल सुबह 10 बजे से लेके 10-15 तक या 10:30 तक जो है वो मैंने इसके बारे में सोचना है। यानी 15 मिनट या हाफ एन आवर का एक स्लॉट फिक्स कर लें। डिपेंड्स कि आपकी परेशानियां कितनी है। या 2-3 दफ़ा, अच्छा इस नमाज के बाद ये मैं 5 या 10 मिनट इस बारे में गौर व फिक्र करूँगी, तो आप अपने सोचों को चेंज करते हैं और उसके लिए फिर बाकी जो आपका टाइम है वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब भी फिर परेशानी का ख्याल आए तो आप कहते हैं ये पार्ट ऑफ वरी टाइम है, वरी टाइम, तो ये फिर उस वक्त और जैसे आपने नमाज के साथ जोड़ा कि अगर ये कोई फिक्स आधा घंटा ना कर सकें या अलग चंक ना रख पाए, जैसे कि शायद ये मुमकिन ना हो फौरी तौर पे किसी ऐसे के लिए जो कि नया इस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू हुआ है, तो वो फिर जोड़ ले कुछ 5-7 मिनट्स अपनी दुआ के साथ नमाज के बाद। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसका ये फायदा होगा कि आप जब ये आपको कोई फिक्र आ रही है तो आप सोचेंगे नहीं ये इस वक्त का काम नहीं है, ये उस वक्त का काम है, और उठा के उस वक्त पे ले जाएंगे। अच्छा, फिर जब आप उस वक्त वरी टाइम के अंदर उसको रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि तब तक ख्याल ही बदल चुका है। और उसमें ये होगा कि वो आपका ब्रेन एक्चुअली में लर्न कर जाएगा कि अच्छा फिर ये परेशानी इसको देनी नहीं है। एक और बहुत इसको हम कह सकते हैं कि परसेप्चुअल चेंज, यानी अगर हम नज़रियाती तब्दीली लेकर आते हैं, अपने बिलीफ को चेंज करते हैं, वो ये है कि एंजाइटी में जो सबसे बड़ी वांट होती है पर्सन की, वो ये होती है कि उसको लगता है कि वो 100% प्रेडिक्ट करे और 100% उसका कंट्रोल हो, जो भी चीज़ को वो डील कर रहा है वो उसको पता हो कि क्या होना है और क्या होगा। बहुत ही हम बात कह रही हैं कि उसको लगता है कि यानी कि वो चाहता है कि 100% एग्जैक्टली 100% कंट्रोल, 100% प्रेडिक्शन, 100% ही सर्टन होना, सर्टन होना और आउटकम भी फिर उसका आपके मुताबिक और 100%। जी बिल्कुल। अब उसमें ये है कि जब आप इस तरह से 100% अपने आप से प्रेडिक्शन और सर्टेनिटी और कंट्रोल डिमांड करते हैं तो फिर आप परेशान होते हैं। बिकॉज फैक्ट ये है कि आप 100% प्रोडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। हमारे पास ये रिलेटिव सी कैपेसिटी है, हमें ये पता है कि कल संडे है, बट डिटेल में नहीं पता कि कल क्या होना है। बिल्कुल सही। सो अगर हम इस फैक्ट को अपना लें कि हमारा कंट्रोल, हमारी प्रेडिक्शन और हमारी सर्टेनिटी लिमिटेड है, तो फिर एंजाइटी का जो मैनिफेस्टेशन है वो कम होती है। राइट। यानी इस बात को एम्ब्रेस कर लेना कि आई एम हैविंग लिमिटेड कंट्रोल एंड सर्टेनिटी और प्रेडिक्शन। सो इससे हमारे ब्रेन को ग्रेजुअली ये मैसेज जाता है कि मुझे तसल्लियाँ नहीं ढूंढनी है, क्योंकि एंजाइटी जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन सर होती है ना, तो वो तसल्ली मांग रही होती है। डिस्ट्रैक्शन में भी लोग जाते हैं, तसल्ली में भी बार बार। ये तो बहुत ज्यादा है कि दूसरों से आप बात करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको तसल्ली मिले जी, और फिर और तसल्ली मिले। बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ये एक चेन बनती है और इसके साथ फिर जो है वो आप इसी चीज के अंदर जब आप इंडल्ज होते चले जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो एक आपके रिलेशंस होते हैं उनका भी ये पैटर्न बन जाता है कि वो भी फिर आपको तसल्लियां देने का एक
एक सिस्टम सा बना लेते हैं। और ये तसल्लियां जो है ये थोड़ी बहुत तसल्ली से लेके कस्मों तक बात जाती है। बिल्कुल। और एंजाइटी का जो ब्रेन है ना, जो एंशियस ब्रेन होगा, वो तसल्ली पर तसल्ली या इत्मीनान ले नहीं सकता है। यानी प्रॉब्लम की आप समझ लें मैनिफेस्टेशन ये है कि आप जितनी तसल्ली रीअश्योरेंस देंगे किसी को, उतनी उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। राइट। तो आप तो फिर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हो गए। पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। आपने उसको सॉल्यूशन तो ना दिया तसल्ली देके, तो फिर क्या दिल तोड़ दिया जाए, तसल्ली ना दी जाए? नहीं, उनको बता दिया जाए। जैसे हमारे पास आप ऑब्जर्व करते होंगे कि जब फैमिलीज आती हैं तो, और जब पेशेंट इंडोर हो जाता है तो कुछ फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो जाती हैं और उनका दिल चाहता है कि हम उनको फ़ोन करके, हालांकि वो हर रोज़ मिल भी रहे होते हैं अपने लव्ड वन से, लेकिन घर में जब वो यहाँ से जाते हैं तो खौफ उनको घेर लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनका दिल चाहता है कि कोई ना कोई हमें हर 10 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद कोई फ़ोन करके ये तसल्ली दे दे कि उनका लव्ड वन ठीक है। अब हम उनको कहते हैं कि इसमें अगर हम एक यानी 30-40 सेकंड का एक कॉल ही है ना, मिलाकर आपको दे देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इससे आपकी फिक्र कम नहीं बल्कि ज़्यादा। तो हम अगर बताकर उनको बताते हैं कि ये जो आपने पेशेंस जो है वो उसको लेकर आना है और अपने आप को ये समझाना है कि मुझे अब जब मेरी मुलाकात होगी तभी मैं ये सवाल करूँ। सो ग्रेजुअली फैमिली सीख जाती है। आपने कहा क्या दिल तोड़ दिया जाए, लेकिन उनको वाज़िया तौर पर बता दिया जाए कि ऐसा करने से प्रॉब्लम होगी। जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं वो देखेंगे कि अगर उन्होंने किसी को तसल्ली दी है और वो तसल्ली बार बार दी है तो मसला हल नहीं हुआ बल्कि बड़ा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को तसल्ली नहीं देनी, मसलन आपने किसी की कोई ऐसी मदद है जो वो आपसे चाहता है और आपकी मदद देने से ये चेन चल पड़नी है और उसने मदद ही मांगते रहना है और उसने एम्पावरमेंट हासिल नहीं करनी, तो ऐसी मदद फराहम करना तो उसकी डिसेबिलिटी में हिस्सा डालना होगा। यानी हम ये नहीं कह रहे कि तसल्ली मतलब हम किसी को दे ही ना, डेफिनेटली तसल्ली हमें देनी चाहिए लोगों को, लेकिन वो लोग जो एंशियस होते हैं और आपकी तरफ बार बार तसल्ली वाले डिमांड से देख रहे होते हैं कि आप उनको रीअश्योर कर दें कि अच्छा ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ, तो बंदा जो बार बार आपसे तसल्ली मांग रहा है ना, उसको तसल्ली अगर आप देते हैं तो आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। अच्छा, ये फिर यूं पहचान होगी कि अगर कोई तसल्ली चाहता है तो आप जब उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ बात करते हैं जी, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपकी तसल्ली देने पर भी वो मजीद तसल्ली मांगता है तो यहाँ से फिर प्रॉब्लम। अच्छा, इसको फिर पहचानना होगा, तसल्ली देने वाले को पहचानना होगा कि क्या ये जो जरूरी तसल्ली है, ये बात है, इस पर आपके इनपुट के साथ उसका फायदा अगर हुआ और वो मुतमईन हुआ और आगे चल पड़ा और स्टक नहीं हुआ तो यहाँ तक तो ठीक हो गया बात। लेकिन अगर एक तसल्ली के बाद फिर दूसरी डिमांड उसकी बढ़ती गई तो क्या होगा कि फिर ये तसल्ली आपकी जो है ये उसके लिए नुकसान हो जाएगी। और ये बहुत कॉमनली हम सर करते हैं कि लोगों को तसल्ली देने के लिए बहुत ज़्यादा देते हैं और एक्चुअली में हम उनकी परेशानियों में इजाफा कर रहे होते हैं। अच्छा, और इसमें फिर ये भी है कि जब आप नो कहें किसी, यानी कि जैसे आपने तसल्ली अगर नहीं देनी तो फिर इसकी वजह पर जरूर बात कर लें। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप वजह पर बात नहीं करेंगे तो उसका दिल बुरा होगा। वो समझेगा कि ये मैंने तो इसका शायद ये अपना वक्त नहीं देना चाह रहा, शायद ये मुझे पसंद नहीं करता, शायद मेरे और इसके ताल्लुकात खराब है। तो वो उसको फिर वजह बताई जाए और तफसील से बताई जाए कि ये जो मैं आपको तसल्ली के 2 बोल इस वक्त नहीं बोल रहा, मैंने पहले जैसे आपको फैक्ट्स तो बता दिए, अब अगर आप इस पे मजीद यानी कि डिमांडिंग होते चले जाएंगे तो ये चीज आपके इस मसले को हल नहीं करेगी बल्कि और बढ़ाएगी। अच्छा, इसमें फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसको जाहिर है कि इस चीज का जब आप देंगे तो दूसरे को, कई दफा हमने देखा है कि बड़ी जल्दी लोग जी सर, मैं आई वाज वर्किंग विद यंग टीनेजर, तो उनको ये था कि उनको ये बार बार एंशियस थॉट आती थी कि शायद मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर नहीं सकी और मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं हैं। तो वो बार बार अपने पेरेंट्स से जाकर ये सवाल करते थे ना कि आर यू हैप्पी विद मी, और फिर पेरेंट्स उनको बहुत तसल्ली बख्श जवाब देते थे कि नहीं, वी लव यू एंड बहुत सारा। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जैसे एक ऑब्सेशन नहीं बन जाती है ये चीज़,
सो जब हमारे पास वो हेल्प के लिए आए और हमने उनको हेल्प देना शुरू की, तो मैंने फिर उनके सामने, यानी पेशेंट के सामने उनके पेरेंट्स को कहा और ये सारी डिटेल बताकर कि ब्रेन में आपके तसल्ली बख्श जो अल्फाज हैं इनको और परेशान करते हैं। ठीक। तो वो फिर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है ब्रेन आपका कि जिसमें ऑटोमेटिकली आपको तसल्ली मिल जाए। राइट। So, जैसे OCD में ये समटाइम होता है ना कि अगर किसी को ये तसल्ली नहीं हो रही कि उसके हाथ साफ हो गए हैं, तो वो किसी एक और बंदे को कह देगा कि अच्छा तुम देखते रहना कि मैंने सही धोया है, ये सही धोया ये नहीं धोया। या जैसे यानी कि घर को साफ करना जी बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन साफ घर को साफ करना जी ये फिर बीमारी है। जितनी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना या इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एंगर है, ये नॉर्मल से ही एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं। यानी ये नेचुरल ह्यूमन इमोशंस हैं, लेकिन जब ये एक हद से ज़्यादा हम एंटरटेन करके इसका आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाते हैं और हमारी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होती है, तो फिर ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ आ जाते हैं, ये फिर डिसऑर्डर बन जाते हैं। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वही चीज़ आ जाती है जी। उनको मैंने कहा कि आपने इनको ये नहीं रीअश्योरेंस देनी है, विद इन 2 वीक्स उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो बेहतर हो गई। सो ये हम इनोसेंटली बहुत एक रॉन्ग पैटर्न अपने लव्ड वंस के साथ यूज़ करते हैं कि हम उनको रीअश्योरेंस देना शुरू कर देते हैं और अनकॉन्शियसली और अननोइंगली हम उनको ये एजुकेट कर रहे हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं मुमकिन। हमें ऐसी एजुकेशन जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं अपने हिस्से की हम ज़रूर ये काम करें कि उनको बताएं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं भी होगी तब भी हमें काम डाउन ही रहना है। बेहतरीन। मेरा ख्याल है कि आज जो हमने बातें की हैं ये इतनी काम की बातें हैं कि इसे मैं कहूँगा कि एक एंजाइटी मैनेजमेंट सेशन है। अगर इन सब बातों को वो लोग आपस में डिस्कस करें, शेयर करें और इस वीडियो के कंटेंट की रोशनी में इन सब चीज़ों को डील करना शुरू करें, तो हमारी ज़िंदगी के कितने ऐसे मसाइल हैं जो कि हल हो सकते हैं। हम भी सीखते रहते हैं। बिल्कुल। हम अगर रोज़ाना कुछ वक्त अपने सीखने पर, लर्निंग पर खर्च करना शुरू करें, तो ये खर्च करना नहीं होगा, ये इन्वेस्ट करना होगा।